हेलो नमस्कार, मैं दीपिका सेठ आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले यूपी टेट के सिलेबस के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने मनोविज्ञान के बारे में मतलब बाल विकास और शिक्षण के बारे का सिलेबस बता दिया था। आज मैं बाल विकास और शिक्षण का पेपर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2017 का है। तो आज हम 30 क्वेश्चन को 30 मिनट में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परीक्षा में टाइम मैनेज भी बहुत ज़रूरी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वही होता है। आता हुआ क्वेश्चन भी कभी कभी छूट जाता है क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होता। तो चलिए टाइम मैनेज को हम लोग अगर टाइम मैनेज शुरू से ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को देखते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। ठीक, तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म नहीं है। थोड़ा स्पीड में लेकिन दिमाग लगाकर पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो इसमें दिया है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। किसने दिया है? थर्नडाइक ने। सीखने का क्रिया प्रसूदन सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत बी.एफ. स्किनर। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पॉलोव। और सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो इसमें से आपको मिलान मतलब कि कौन सा गलत है वो बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें से चौथा सही नहीं है, क्योंकि बाकी तो सही है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, क्रिया प्रसूत का भी स्किनर ने दिया है, और सीखने का क्लासिकल तो पॉलोव ने दिया ही है। तो यहाँ सीखने का समग्र सिद्धांत मतलब सूझ का सिद्धांत जो है, समग्र को सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि कोहलर और कोप्ता और वर्धमान ने दिया है, न कि हल ने। हल ने दिया है प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रबलन का सिद्धांत दिया है हल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा, इसमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। देखिए ये ना, ये जो है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुजन शास्त्र के फादर मतलब कौन है? पिता के रूप में देखा जाता है तो गाल्टन को माना जाता है। ये एक पेपर है जो कि बच्चे ने हल किया है, जो कि बच्चे ने अधिकांश सही क्वेश्चन किए हैं कि गाल्टन ने किया है। ठीक है, आगे आपका तीसरा, ग्रंथियों के आधार पर ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। ठीक है, अगर ग्रंथियों के आधार पर देखिए, व्यक्तित्व को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, कई के सामाजिक आधार पे, शारीरिक आधार पे। ठीक है, तो वैसे ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो आपकी किए हैं कृष्णमण ने। एक एक तरह से याद रखने की बहुत कोशिश करिएगा कि कृष्णमण ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार को बांटा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कृष्णमण ने कितने प्रकार के बांटा है ग्रंथियों के आधार पर, तो कृष्णमण ने 3 प्रकार बताए हैं। एक है लंबकाय, सुडौलकाय, और एक है आपका पायनिक। ठीक है, ये 3 प्रकार उन्होंने बताया है। ठीक है, आगे है आपका चौथा क्वेश्चन। देखा जाए तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन, देखिए एग्जाम में कथन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। जो मनोवैज्ञानिकों ने जो कथन बोले हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको पढ़ना मत भूलिएगा। परिभाषा को इम्पोर्टेंस दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चौथा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। तो ये क्रो एंड क्रो ने दिया है। पांचवा आपका है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो विद्रोह की भावना निम्न में से आपकी अगर सही में देखा जाए तो पूर्व किशोरावस्था में आपका पाया जाता है। आपका पूर्व किशोरावस्था ही मतलब सही माना जाएगा इसमें, जो कि आपकी ये पूर्व किशोरावस्था की अवस्था होती है, आपकी 12 से 14 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक, इसमें बहुत ही मतलब एक बहुत ही अलग तरह का तेज होता है, अलग ही तरह का जुनून होता है वो किशोरावस्था बालक के अंदर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे है आपका छठा क्वेश्चन देखेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी करूँ। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती है। देखिए
जब सीखने की उन्नति नहीं हो रही, ठीक है, तो के बालक के अंदर क्या बन जाता है, पठार आ जाता है। तो सीखने में पठार, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है, सीखने का पठार। ठीक है, जब बालक में कोई उन्नति नहीं हो रही है तो वो हो जाएगा आपका पठार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर 7वां क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का सूत्र निकालने का सूत्र, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा, मानसिक आयु बटे के वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन आप सभी का। 8वें क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ये जो कि सिंपल है, आप जब पढ़ेंगे सिद्धांत अधिगम का ना, तो पहले थॉर्नडाइक को ही पढ़ाया जाता है। तो इसमें सबसे सही जवाब है आपका थॉर्नडाइक। इनका पूरा नाम भी मैंने एक वीडियो बनाया था अधिगम के नियम में, इनका पूरा नाम भी मैंने बताया था, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो पूरा नाम भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या। तो ये साइंस का भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि वातावरण मनोविज्ञान बालक के विकास के बारे में पढ़ा है। इसमें हो जाएंगे 23 जोड़े, पेयर्स में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने नहीं, स्किनर ने दिया है। थॉर्नडाइक का क्रिया प्रसूत नहीं है, आपका क्रिया प्रसूत का अगर दिया है तो स्किनर ने। इसको याद करने का भी एक ट्रिक है कि स्किनर में भी र आ रहा है, क्रिया प्रसूत में भी र बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप याद करने की कोशिश करिएगा कि क्रिया प्रसूत स्किनर से रिलेटेड है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए सीधे सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें सीटेट की तरह घुमा के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो कोहलर निम्न में से अधिगम से संबंधित है। कोहलर ने कौन सा दिया था, सूझ का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अच्छे से याद करिएगा सूझ का सिद्धांत। आगे आपका देखा जाए 12वां क्वेश्चन, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। तो इसके माने जाते हैं आपके कैटल, आरबी कैटल इनका पूरा नाम कहा जाता है। आरबी कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि है। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में तथा ठोस बुद्धि को शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। ठीक, कैटल का यही एक बुद्धि के बारे में इन्होंने यही बताया है। नेक्स्ट है आपका 13वां क्वेश्चन, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसने सुधार हेतु किया जाता है, किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर मानसिक उद्वेलन है, दिमाग में कुछ चल रहा है, नई नई चीज दिमाग में हलचल हो रही है, तो सीधे सीधे बात है किससे रिलेटेड है, सृजनात्मकता से। ठीक है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार हेतु किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पे ध्यान देंगे हम लोग, आपका है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपके जो गोलमैन है निम्न में से संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। संवेगात्मक बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसमें स्वयं एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता होती है। ठीक है, इसी को डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा शेष से भिन्न है। तो इसमें देखना है
कि आपका चारों ऑप्शन में से कौन सा एक भिन्न है। तो पहला है आपका अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो देखिए सारा तो आपका मिल रहा है। सबसे अलग आपका क्या लग रहा है उसमें? ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। ठीक है, तो इसके लिए अधिगम, देखिए इसको समझने के लिए है कि अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। ठीक है, जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है, बकिया तो आपका स्थानांतरण से रिलेटेड है, लेकिन जो ड्राइव रिडक्शन है वो आपका अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड है, जिसके प्रतिपादक आपके क्लार्क एल हल को माना जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, 16वां आपका प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ आपके दिमाग में आई है तो क्यों आई है, पहले क्या उसके बारे में जाने हैं आप, उसका आपके अंदर क्या आया, उसका ज्ञान आया है पहले। तो सबसे पहले न्यूनतम स्तर देखा जाता है आपका क्या, ज्ञान। ठीक है, अगर उच्चतम स्तर पूछ दे तो वो होगा मूल्यांकन। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। न्यूनतम स्तर क्या है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का? न्यूनतम स्तर ज्ञान। ठीक है, आगे है आपका एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो ये उदाहरण क्या है? तो ये उदाहरण आपका माना जाएगा, क्षैतिज तो नहीं है, ऊर्ध्वाधर ही है, क्योंकि 2 पैरों से साइकिल चला रहा था, तो वही चीज़ वो उसको उसी चीज़ में मोटरसाइकिल के रूप में सीख रहा है। तो इस यहाँ पे होता है जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार के अथवा उच्च स्तरीय परिस्थिति के अध्ययन में किया जाता है, तो इसे सीखने के ऊर्ध्वाधर में किया जाता है, क्योंकि आपने जो सीखा है उसी को आप उस पे लागू कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ आपका ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, आगे देखेंगे आपका 18वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं है। ये नहीं वाला कोटेशन अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि वो नहीं पूछ रहा है तो हाँ वाला क्वेश्चन देकर चले आते हैं। ठीक है, तो अधिगम का पठार बनने में कारण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया है सीमा, प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो यहाँ सीमा का मतलब क्या होता है, सीमा मतलब बाउंड्री नहीं, यहाँ सीमा का मतलब होता है कमी। ठीक है, सीमा का मतलब होता है कमी से रिलेटेड है आपका। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका पूछा है कि अधिगम के पठार का कारण नहीं है, तो इसमें आपका नहीं का हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही माना जाएगा, क्योंकि अगर प्रेरणा ही नहीं है तो वो सीखेगा नहीं, शारीरिक ढंग से वो सक्षम नहीं है तो भी नहीं सीख पाएगा, ज्ञान की कमी है तो भी नहीं सीख पाएगा, इसमें विद्यालय का कुछ रोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ भी कोटेशन पूछा गया है, कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो यह कथन आपके गेट्स और वह अन्य के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए, हो सकता है कि आपके आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछ दे, तो कम से कम प्रीवियस ईयर के कुछ परिभाषाओं को आप एकदम रट लें। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। ठीक है, तो इसमें स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है, यह सन 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सफल बुद्धि परीक्षण बनाया था। ठीक है, बुद्धि परीक्षण की बात आती है तो आपको बुद्धि लब्धि की परिभाषा, बुद्धि लब्धि के सूत्र भी याद होने चाहिए, जो मैंने आगे करवाया है।
ठीक है। उसमें अगर पूछा जाए कि उसमें अगर बुद्धि लब्धि में 100 का गुणा किसने किया है, तो वो भी आपको पता होना कि टर्मन ने किया है। ठीक है। आपका 21वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ये क्वेश्चन आपको अभी सरल लग रहा होगा, लेकिन अब बदल के आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। अगर आपने बीएड बीटीसी का एग्ज़ाम दिया होगा तो भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि व्यक्तित्व में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी का वर्गीकरण किसने किया है। तो ये आपका सही क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा युंग ने। ठीक है, युंग ने आपका किया है। आगे है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसमें बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें है आपका ऑप्शन पहले देखेंगे। आर्थिक तत्व है, आर्थिक तत्व से होता है। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व से, शारीरिक तत्व से। मानसानते देखिए कुछ चीज़ आपको मतलब ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर यही होगा। अब सामाजिक विकास है तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व से ही होगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व के से होता है। ठीक है, प्रभावित होता है। 23वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ठीक है, शारीरिक विकास का एक नियम पूछ रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन देखते हैं पहले। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमितता का विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। तो इसमें देखिए सबसे आपका कौन सा प्रमुख नियम माना जाएगा, तो अनियमित विकास का नियम। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नियत नहीं होता, कुछ कब इसमें कुछ नियमित नहीं होता। हर शरीर सबका अलग अलग ढंग से होता है, सबका एक तरह से नहीं होता। ठीक है, सबका विकास, शारीरिक विकास एक तरह से नहीं होता। ठीक है, अन्य प्राणी का अपेक्षा मनुष्य में शारीरिक विकास गति धीमी और अनियमित होती है। ठीक है, शैशवावस्था, अगर हम इसके बारे में बात करें तो अगर हम शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था, किशोरावस्था की बात करें तो देखिए शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में थोड़ी गति धीमी हो जाती है, लेकिन पुनः किशोरावस्था में क्या होती है, गति थोड़ी तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो यही होता है आपका शारीरिक, ये कुछ नियमित तो नहीं है, अनियमित है, बदलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, अब देखिए विकास, जब आप चैप्टर मनोविज्ञान, क्या बोलते हैं, बाल विकास और शिक्षण का अगर सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना है विकास और वृद्धि के बारे में ही। ठीक है, तो ये मान लीजिए चैप्टर पहले से ही क्वेश्चन आया है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का समान सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें से नहीं पूछा है तो आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बाकी आपका निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सभी आपके विकास के सिद्धांत से रिलेटेड हैं। तो आप जब भी मतलब कि इसके नोट्स मेरे पास अच्छे से बने हुए हैं, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसको करवा भी दूँगी। ठीक है, तो आगे आपका 25वां, देखिए फिर से कोटेशन आ गया। कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? यह कथन हॉलॉक ने दिया है। ठीक है, हॉलॉक कभी कभी सबको लगता है कि वो एक जेंट्स हैं, हॉलॉक एक लेडीज़ हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये याद रखिएगा, ये आपको डिट्टो लाइन याद होनी चाहिए, इसमें आप कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये हालात ने दिया है। ठीक है, आगे है आपका मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार
से किसने वर्गीकृत किया है? ये बहुत ही सरल है, मतलब बाहर ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में। आपको सी टेट की तरह बहुत घुमा फिरा कर आपसे नहीं क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हो सकता है मेथड बदले, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है, नंबर अच्छा पाना है, ठीक है। तो मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मैकडूगल ने 14 प्रकार बताए हैं संवेग के मूल प्रवृत्तियों के, ठीक है। फिर से आ गया आपका कोटेशन। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, ठीक है, चेतना का केंद्रीकरण अवधान डमविल ने दिया है। ये देखिए, ये ना आपको नाम भी नया मिलेगा। रॉस का आपने नाम सुना होगा, मैकडूगल का नाम सुना होगा, मन का सुना होगा, लेकिन डमविल एक नया नाम है आप लोगों के लिए। डमविल, इनकी परिभाषा आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आगे, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है? देखिए, मैंने अधिगम का जो नियम पढ़ाया था, अधिगम का जब नियम पढ़ाया था उसमें अच्छे से मैंने बताया था, तो ठीक है। एक अधिगम के नियम में थार्नडाइक का नियम, उन्होंने 2 नियम दिए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। तो देखिए, इसमें से मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, तो आपका 3 मुख्य नियम में 3 तो हैं आपके, तत्परता के नियम है, अभ्यास के नियम है, प्रभाव के नियम है, लेकिन ये बहु अभिक्रिया का नियम आपका गौण नियम के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही बहु अभिक्रिया का नियम, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा था कि इसको अच्छे से आपको नाम याद करना पड़ेगा, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको रिवाइज करना होगा बार बार, ठीक है। तो आगे है 29वां क्वेश्चन आपका, 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? ठीक है, ये अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है, कि डॉक्टर जलोटा जो हैं उन्होंने एक बच्चे के 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रस्तुत किया था? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण उन्होंने प्रतिपादित किया था। ये जिस भी बच्चे का पेपर है, सारा का सारा क्वेश्चन उसका सही है, ठीक है, इसने अच्छे नंबर गेन किए होंगे। आगे है लास्ट क्वेश्चन आप लोग का, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक। देखिए, बुद्धि पूछा गया है, बुद्धि से सिद्धांत भी आते हैं, ये बुद्धि के सिद्धांत ही है। एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, कई कारक बताए गए हैं, जैसे बहुआयामी है, क्रिस्टलीय है, ठोस है, द्रव है, तरल पदार्थ है, ठीक है। तो ये सब कारक आपको पढ़ने होंगे। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक स्पीयरमैन ने किया है, ठीक है। अगर बहुबुद्धि का बात होगा तो थॉर्नडाइक होंगे, ठीक है। अगर द्विकारक के बारे में पूछा है तो स्पीयरमैन होंगे। तो ये रहा आज का पेपर आप लोगों का क्या कहते हैं, बाल विकास और शिक्षा से रिलेटेड। तो ये 30 के 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से मैंने कोशिश की है कि जल्द से जल्द, क्योंकि एग्ज़ाम का जब एग्ज़ाम टाइम में ना टाइम मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे 30 क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। धन्यवाद।